Hello friends, in P block element, after the preparation properties and uses of nitric acid, here the chemistry of nitrogen is over. Now second element is phosphorus. Let us start the chemistry of phosphorus. Write down first question. Write a note on allotropes of phosphorus. See, phosphorus has three allotropes. First is the white phosphorus. It is also called yellow phosphorus, red phosphorus, and third one is a black phosphorus. Okay, so let us start one by one. And in question you are asked 2-mark question, give difference between white phosphorus and red phosphorus. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइट फॉस्फोरस। फिर से एक बार बोल दो, वाइट फॉस्फोरस उसको येलो फॉस्फोरस भी कहा जाता है। ये वाइट फॉस्फोरस जो है वो ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब आप आर पार देख नहीं सकते हो, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, मतलब कि नहीं पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं पूरा ओपेक, बीच वाला मतलब ट्रांसल्यूसेंट। ये वैक्स की तरह सॉलिड होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनियस, वाटर में इनसॉल्यूबल, कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल CH2। एक बहुत बढ़िया बात इसकी है, ये केमिल्यूमिनेसेंट है, मतलब कि अगर एक डार्क रूम में पूरा डार्क करके सब लाइट बंद करके अगर उसको कॉर्नर में रखा जाए तो वो शाइनिंग इफेक्ट मतलब ग्लोज होता है डार्क में, वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, अगर उसको हम बॉइलिंग एक्वियस NaOH में डिसोल्व करें, एटमॉस्फेयर को इनर्ट रखें, तो हमको प्रोडक्ट मिलती है फॉस्फीन। ठीक है, बॉइलिंग NaOH में डिसोल्व करना है, एटमॉस्फेयर को इनर्ट रखना है, मतलब कि नाइट्रोजन गैस भरा हो तो इनर्ट, कोई हीलियम मतलब कि 18 ग्रुप का कोई गैस भरा हो, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, सेनोन, तो उस एटमॉस्फेयर को हम इनर्ट एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो उसमें हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी फॉस्फीन। ये रिएक्शन देखिए, रिएक्शन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसको कहीं पे आपने देखा है। हाँ, 11th में रेडॉक्स रिएक्शन जब आप सॉल्व करते थे तो ये एक क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, ये डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें फॉस्फोरस खुद ऑक्सीडाइज भी होता है। ये 0, यहाँ पे -3 रिड्यूस बाई 3, और यहाँ पे अगर आप देखें तो +1 इंक्रीज बाई 1। ठीक है, तो ये 4 फॉस्फोरस इन बॉइलिंग NaOH, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसकी स्टोक्योमेट्री 133 है। अगर स्टोक्योमेट्री से आप करना चाहते हो तो स्टोक्योमेट्री है 133। ठीक है, बाद में 4 फॉस्फोरस में से एक का फॉस्फीन, बाकी 3 फॉस्फोरस जो है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये डिस्क्रीट यूनिट है, हालांकि ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलती है। एक जो है ये P4 PH3 बनाता है, एक P4 है ये प्रोडक्ट देता है, लेकिन जब आप कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो आपको फाइनल बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन ये मिलेगा। ये इक्वेशन आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है बैलेंसिंग में, कि इसको बैलेंस करो, या तो फॉस्फोरस का बेस के साथ रिएक्शन लिखो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे देखिए कि वाइट फॉस्फोरस जो है वो हाईली रिएक्टिव है, एक्सप्लोजिव है। उसके दूसरे जो एलोट्रोप्स है ब्लैक, रेड, उससे ये कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि P4 टेट्राहाइड्रल डिस्क्रीट यूनिट है, यहाँ पे लिखा है P4
और टेट्राहेड्रल उसका शेप है, उसमें जो पी पी एंगल है वो 60 डिग्री है, हालांकि होना चाहिए 90 डिग्री। मतलब कि एंगल में थोड़ा स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब कि एडजस्ट किया हुआ एंगल है। जब आप कहीं पे बैठते हो और एडजस्ट करके बैठते हो, मतलब कि आपको कंफर्टेबल सीट नहीं मिलती है तो आप हिलते रहते हो, ठीक है, आप ठीक से नहीं बैठोगे स्टेबल, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओगे, फिर एडजस्ट करके बैठोगे, क्योंकि आपको जिस एंगल में बैठना है कंफर्टेबल, उस एंगल में आप बैठ नहीं पाते हो तो आप हाईली रिएक्टिव हो जाओगे। तो उसी तरह 90 डिग्री एंगल की जगह पे ये एंगल 60 आ रहा है, इसलिए हाईली अनस्टेबल है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में समझाओ, तो समझाता हूँ, चलिए टेंशन मत लीजिए। देखिए ये डिस्क्रीट यूनिट P4, ये शेप जो है वो टेट्राहेड्रल। अब आपको पता है कि p ऑर्बिटल जो है ये px py pz, px py pz, ये तीनों ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये जो pp बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे जो ये pp बॉन्ड है ये, ठीक है, ऐसे कितने एंगल है टेट्राहेड्रल, p एंगल। अगर ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग बाय p ऑर्बिटल बनता है तो p ऑर्बिटल तो 90 डिग्री पे है। देखिए अब दूसरा आप यहाँ पे देखिए x y z, अगर ये y और ये y ओवरलैप होता है तो ये एंगल 90 डिग्री आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, एंगल आ रहा है 60 डिग्री, क्योंकि जब ये ओवरलैप होता है तो ये थोड़ी ऐसे बेंड होती है, ये ऐसे थोड़ी बेंड होती है, तो एंगल 90 का 60 हो जाता है। कैसे हो जाता है एंगल, ऐसे देखिए ये और ये, अब ये दोनों एवर ओवरलैप होगी तो एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो अब ये एंगल हो गया 60, तो p ऑर्बिटल स्ट्रेन हो जाती है, बेंड हो जाती है, तो ये उसका कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, इसलिए P4 जो है वो हाईली रिएक्टिव है। आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मैंने बता दिया कि एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोड होता है, इसीलिए उसको वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर इसको वाटर में स्टोर नहीं करेंगे तो एयर के साथ, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉस्फरस पेंटॉक्साइड P4 डिस्क्रीट, ये डाइमर है, इसलिए हम लिखते हैं P4O10, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ P2O5, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं रेड फॉस्फरस की तरफ। रेड फॉस्फरस, रेड फॉस्फरस कैसे बनता है वो जरा देख लीजिए। वाइट फॉस्फरस को अगर आप 573 केल्विन टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर, इनर्ट गैस का एटमॉस्फेयर आप प्रोवाइड करेंगे और ये हीटिंग आप सेवरल डेज तक करते रहेंगे, तब वाइट फॉस्फरस कन्वर्टेड टू रेड फॉस्फरस। अब कितना चेंज हो जाता है देखिए, वाइट फॉस्फरस पॉइजनियस है तो रेड फॉस्फरस नॉन पॉइजनियस है। वाइट फॉस्फरस हाईली रिएक्टिव है तो रेड फॉस्फरस वेरी लेस रिएक्टिव है। वाइट फॉस्फरस ग्लोस इन डार्क, वो केमिल्यूसेंट है, ये नॉट ग्लोस इन डार्क। कितने डिफरेंस मैंने दे दिए। वाइट फॉस्फरस जो है H2O में इनसोल्यूबल है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है। लेकिन यहाँ पे देखिए रेड फॉस्फरस जो है वो दोनों में इनसोल्यूबल है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइट फॉस्फरस की थोड़ी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल है थोड़ी, लेकिन रेड फॉस्फरस जो है वो ऑडरलेस है, उसकी कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं, कोई ऑर्डर उसका नहीं है, ऑर्डर मतलब स्मेल। अब देखिए रेड फॉस्फरस में थोड़ी मेटालिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है। मेटालिक प्रॉपर्टी, आयन ग्रे लस्टर, शाइनिंग सरफेस दिखाई देती है, और
वाइट फॉस्फोरस जो उसका डिस्क्रीट यूनिट जो है वो P4 है और टेट्राहाइड्रल है। यहाँ पे ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, काफ़ी P4 यूनिट कंबाइन होके देखिए ये इस तरह है, ये बॉन्ड, ये जो मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ ये सब फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड है। ये टेट्राहाइड्रल वाला, ये बीच वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड निकल जाता है और पॉलीमराइजेशन हो जाता है। वो काफ़ी P4 यूनिट कंबाइन होकर एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाते हैं, लंबा स्ट्रक्चर। तो ये इसी तरह रेड फॉस्फोरस बनता है। P4 को 3 बार लगा दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बाहर की तरफ ये बॉन्ड ये PP ज्वाइंट कर देना है और अंदर वाला जो ये बॉन्ड है आपको वो निकाल देना है, ये बॉन्ड है ना इसको निकाल देना है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा फॉस्फोरस वो है ब्लैक फॉस्फोरस। सब ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बनता है, चलिए रेड फॉस्फोरस को आप हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, गरम करेंगे तो आपको सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस ऑब्टेन्ड होंगे। इसका मतलब है OBT शॉर्ट में लिखा है ऑब्टेन्ड। ब्लैक फॉस्फोरस सीरीज में ऑब्टेन होंगे, उसमें से 2 फॉस्फोरस वेल नोन है, 2 फॉस्फोरस कौन से, एक अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, एक बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। चलिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से मैंने यहाँ लिखा है। ब्लैक फॉस्फोरस 2 टाइप के देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एकदम क्लियरली विजिबल है, धीरे धीरे, ठीक है, लिख के आप इसको प्रिपेयर करें प्लीज़। देखिए अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे मिलता है, तो कि रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन टेम्परेचर पे सील्ड ट्यूब में, सील्ड मतलब पूरी पैक ट्यूब, ठीक है, आप गर्म करेंगे तो आपको ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा और वो ब्लैक फॉस्फोरस होगा अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, बीटा ब्लैक में आपको वाइट फॉस्फोरस लेना है, 473 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करना है, प्रेशर भी हाई रखना है, तो आपको मिलेगा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ध्यान से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, आपके पास टाइम ही टाइम है, थोड़ा सिंसियर हो जाइए। ये लास्ट ईयर है आपका स्कूलिंग का, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में कितना फ़र्क है। ये एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब कि फॉस्फोरस का ऑक्साइड नहीं बनता है, ये ओपेक क्रिस्टल है, ठीक है। वो जो है मतलब वाइट फॉस्फोरस जो है ट्रांसल्यूसेंट। बाद में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि कौन सा फॉस्फोरस का एलोट्रोप जिसके पास मेटालिक प्रॉपर्टी है, तो जिसकी शाइनिंग सरफेस है वो है रेड फॉस्फोरस। अब इसके जो क्रिस्टल है वो ओपेक क्रिस्टल है। ओपेक मतलब कि पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक क्रिस्टल, आप आर पार नहीं देख सकते हो। इसके 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। एक तो मोनोक्लिनिक, वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल, ये दोनों मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 1 में, टेंशन मत लीजिए। ये रेड फॉस्फोरस में से जो ब्लैक फॉस्फोरस बनता है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। क्या है ये, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और बीटा ब्लैक में कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो आगे डिस्कशन नहीं करेंगे, जो बुक में है इतना ही करेंगे हम लोग। तो ये बीटा ब्लैक में इतना ही अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस कि ये डोंट बर्न इन एयर, इतना टेम्परेचर हो जाए तो भी। अब देखिए कितना चेंज हो गया। वाइट फॉस्फोरस का क्या है कि जैसे ही आप उसको एयर के कांटेक्ट में लाते हो तो एक्सप्लोड हो जाता है। वही वाइट फॉस्फोरस जब ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है तो देखिए 673 केल्विन तक, 673 केल्विन तक बर्न नहीं होता। एक्सप्लोड होने की बात तो दूर की बात रही। तो हम ये सोच सकते हैं कि आदमी अगर बदलना चाहे तो बदल सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदल सकता। तो यहाँ पे एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस क्वेश्चन ख़त्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ठीक से प्रिपेयर करिएगा। और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉस्फोरस के कंपाउंड की तरफ।
तो कंपाउंड फॉस्फोरस के 3 हैं हमारे सिलेबस में। पहला है फॉस्फीन, दूसरा है हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये कॉम्पिटिटिवली स्टार कर रहा हूँ, 5 स्टार टॉपिक है फॉस्फोरस का, ठीक है। चलिए उसमें पहला कंपाउंड आज ले लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको आपका जो है कंटेंट प्रिपेयर हो जाए। चलिए प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट मेथड फॉस्फीन, गिव प्रिपरेशन। पहला कंपाउंड है फॉस्फीन, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, गिव प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फॉस्फीन। प्रिपरेशन देखो, फर्स्ट मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, ये Ca3P2 विथ H2O और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो वाटर, हाइड्रोलिसिस करो। अब ये रिएक्शन रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला तैयार करना है, Ca3P2। यहाँ पे पानी डाल दीजिए। अब मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनिए, जितने कैल्शियम है वो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देंगे, जितने भी फॉस्फोरस है वो हमें फॉस्फीन देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 कैल्शियम है तो हमें 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, 2 फॉस्फोरस है तो हमें 2 फॉस्फीन मिलेंगे। सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे पूरा रिएक्शन बैलेंस होगा। अब देखिए हाइड्रोजन कैलकुलेट कीजिए या ऑक्सीजन कैलकुलेट कीजिए। इस तरफ हाइड्रोजन है 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे 2 3 जा 6, तो टोटल हाइड्रोजन आ रहे हैं 6 + 6 12। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 6 वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ करना पड़ेगा। हो गया बैलेंस। चलिए अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ, तो फिर वही फॉर्मूला, जितने भी कैल्शियम है एसिड के साथ सोल्ट देगा। कौन सा, तो कि क्लोराइड सोल्ट। तो कैल्शियम का क्लोराइड सोल्ट, कितने कैल्शियम 3, तो 3 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कितने फॉस्फोरस, तो 2 फॉस्फोरस विल गिव 2 फॉस्फीन 2PH3। अब देखिए क्लोरीन को सिर्फ गिन लीजिए, कितने क्लोरीन चाहिए मुझे, 3 2 जा 6, 3 × 2 6 क्लोरीन चाहिए। 6 क्लोरीन है तो मैंने यहाँ पे 6 HCl लगा दिया है, ठीक है, इजीली बैलेंस हो जाएगा। अब लैब में आप बनाना चाहते हो तो ये फिर से रिएक्शन है, रिपीट है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी अभी हमने वाइट फॉस्फोरस में देखा, व्हेन वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विथ अ बॉइलिंग NaOH, ठीक है, तो हमें फॉस्फीन मिलेगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, 11th में भी आप बैलेंस कर चुके हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्पिटिटिव में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो स्टोक्योमेट्री के साथ अगर इस रिएक्शन का आप रट्टा लगा लोगे तो भी कोई लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ये प्रोडक्ट पूछी जाती है कि ये पूरा रिएक्शन देते हैं, बाद में इसकी स्टोक्योमेट्री 1 3 3 1 3 ऐसा भी पूछा जाता है। ये प्रोडक्ट कौन सी है, ये प्रोडक्ट कौन सी है, ये भी पूछा जाता है। ये डिसप्रपोर्शनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें भी ये पूछा जाता है। तो इसमें फॉस्फोरस खुद रिडक्शन भी होता है उसका और ऑक्सीडेशन भी होता है, तो इससे रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो है प्योर PH3, अगर ये प्योर बनता है तो नॉन इन्फ्लेमेबल है, ठीक है, वो जलेगा नहीं। अगर ये इम्प्योर है, इफ एन PH3 इज द इम्प्योर देन इट इज द इनफ्लेमेबल। आप यहाँ समझने की गलती नहीं करना, फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल ऐसा नहीं है। इनफ्लेमेबल मतलब कैन बी इग्नाइट, मतलब वो खुद जल सकता है। नॉन इनफ्लेमेबल मीन्स जल नहीं सकता। फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल ऐसा नहीं है, ठीक है। वो इंग्लिश लैंग्वेज में हम इन लगाते हैं तो ऑपोजिट हो जाता है, ऐसा ही यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इम्प्योर होगा तो इनफ्लेमेबल है, प्योर होगा तो नॉन इनफ्लेमेबल है, ठीक है। अगर ये डाइफॉस्फेन P2H4, इसको बोलते हैं डाइफॉस्फेन, और P4 वाटर, जब ये इम्प्योर होगा तो डाइफॉस्फेन और P4 वेपर की प्रेजेंस में ये एक्सप्लोड हो जाएगा, इन्फ्लेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब सीधी लैंग्वेज में बोले तो वो चलेगा। अब चलिए आगे चलते हैं।
तो ये एक्सप्लोड ना हो जाए, ठीक है, पूरा इग्नाइट ना हो जाए, तो हमें PH3 प्योर चाहिए। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दिल थाम के देखिए, मेरी बात को समझिए। मानो कि ये PH3 इम्प्योर है और मुझे प्योर करना है ताकि वो इग्नाइट ना हो ये PH3। तो कैसे प्योर करते हैं? पहले तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड डालते हैं, ठीक है, एंड देन डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास फॉस्फीन जो है वो इम्प्योर है, ये बेस भी है क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है थोड़ा उस ग्रुप में है, हालांकि वो जनरली वीक बेस है, लेकिन PH3 से NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये HI ये एसिड है, तो ये सॉल्ट होगा NH4Cl की तरह। इसका नाम क्या है? एमोनियम क्लोराइड। तो इसका नाम क्या होगा? फॉस्फोनियम आयोडाइड, PH4+I-। ये तो आपको पता है ना, एमोनियम क्लोराइड। तो ये इसके नीचे नाम लिख लीजिए, फॉस्फोनियम आयोडाइड। अब KOH डालो तो क्या होगा कि KOH के साथ रिएक्शन करके ये PH3 हमें प्योर मिलेगा, और ये KI मिलेगा, और ये हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन KOH वाला, और एक हाइड्रोजन PH4 वाला, तो हमको मिलेगा H2। ठीक है, अब ये KI और H2O के साथ, ठीक है, इस KI और H2O के साथ इम्प्योरिटी चली जाएगी। ये है जो है विथ इम्प्योरिटी, यहाँ पे इम्प्योरिटी चली जाएगी। ठीक है, समझ रहे बात को? फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, ये इम्प्योर है, उसमें पहले हाइड्रोआयोडिक एसिड डालिए, ये डाल दिया तो सोल्ट बनेगा। उस सोल्ट को KOH से डिकम्पोज करो तो इसमें से PH3 यहाँ पे मिलेगा पोटेशियम आयोडीन के साथ, और बाकी के सब मिला के H2O, और ये दोनों के साथ इम्प्योरिटी चली जाएगी। इम्प्योरिटी यहाँ पे मैंने दिखाई नहीं है, तो नीचे लिखा है साफ साफ KI एंड H2O रिमूव्ड विथ इम्प्योरिटी। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। PH3 इज़ अ कलरलेस, इसकी स्मेल बहुत ही ख़राब है सर, बहुत ख़राब, स्मेल लाइक रोटन फिश। अब जब फिश मार्केट में जाते हो और जो स्मेल आती है उससे भी कहीं ख़राब इसकी स्मेल आती है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे हाईली पॉइजनियस, वेरी बैड स्मेल। स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, अच्छा है कि सॉल्यूबल इन स्पेरिंगली वाटर में सॉल्यूबल है, वरना काफ़ी पानी हमें पीने लायक नहीं रहता। स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, काफ़ी कम सॉल्यूबल। और एक बात जो है, PH3 एक्सप्लोड इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन, ऑल हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इसमें डालेंगे तो ये PH3 एक्सप्लोड होगा, समझ लो। ठीक है, प्योर होगा तो भी एक्सप्लोड होगा, क्योंकि हम लोग उसको छेड़ रहे हैं। ये डाल के देखो, HNO3 Cl2 Br2, ये डाल के हम एक्सप्लोड कर रहे हैं। इसके बाद देखिए PH3 का एक्वियस, हालांकि ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, उसको हम लाइट सप्लाई करेंगे तो वो PH3 में से हमें रेड फॉस्फोरस मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। सिंपल रिएक्शन है, ये बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, इसलिए रिएक्शन नहीं है। ये वर्ड में लिखना था मुझे, लेकिन मैंने इफेक्टिवली इक्वेशन बना दिया है। फॉस्फीन का जो एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब कि स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, फिर भी जितना भी सॉल्यूबल हो उतना उसके ऊपर लाइट डालो तो आपको रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और बहुत बढ़िया बात, ये इम्पोर्टेंट दोनों रिएक्शन, ये भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले आने चाहिए, यू शुड नो द फॉर्मूला। मेटल सॉल्ट्स कौन से लिए मैंने, ये है कॉपर सल्फेट, ये मर्क्यूरी क्लोराइड। अगर ये कॉपर का और मर्क्यूरी का सोल्ट आप ले लो और उसका रिएक्शन फॉस्फीन के साथ करो, फॉस्फीन के साथ, तो हमें मेटल के फॉस्फाइड्स मिलते हैं। फॉस्फाइड्स मीन्स P3-, वो मैंने आगे समझाया आप लोगों को। तो पहले आप बैलेंस मत करो, ऐसा लिखो
CuSO4 PH3, ठीक है, CuSO4 PH3 गिव्स कैल्शियम फॉस्फाइड। तो ऑटोमेटिकली आपको ये कैल्शियम नहीं है, सॉरी, कॉपर सल्फेट, सो कॉपर फॉस्फाइड। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि मुझे 3 कॉपर चाहिए, तो यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 2 फॉस्फोरस चाहिए, तो 2 PH3 लगा दो। अब ये 3 SO4 है, तो मुझे 3H2SO4 मिलेंगे। तो हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होने ही होने हैं। देखिए 2 3 जा 6 यानी 3 2 जा 6 ऑटोमेटिकली। कैसे प्रिपेयर करना है कि कॉपर सल्फेट, पहले तो इतना ही लिखो, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ PH3 गिव्स कॉपर फॉस्फाइड NH2SO4, ठीक है। बाद में यहाँ पे 3 कॉपर है तो यहाँ 3 डाल दो, यहाँ 2 फॉस्फोरस है तो यहाँ 2 डाल दो, बाकी का सब ऑटोमेटिक सेट आने ही वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि ये PH3 जो है वो वीक बेस है, एमोनिया जो है उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ओके। इट इज़ अ वीकर देन एमोनिया, क्योंकि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीजेस ऑफ हाइड्रेट ऑफ ग्रुप नंबर 15। फिर भी अगर हम PH3 का एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, यहाँ पे आप HCl HBr कुछ भी ले सकते हो, तो जैसे हमें एमोनियम क्लोराइड मिलता है, NH3 का रिएक्शन जब HCl के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, एमोनियम क्लोराइड। तो उसी तरह PH3 का रिएक्शन हम HBr के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे Cl लिया होता तो फॉस्फोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, बहुत ही बढ़िया पार्ट, वो है हॉलमेस सिग्नल, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर हॉलमेस सिग्नल। चलो आप कहीं पे घूमने जाते हो बोट में, कैसे ऐसी जगह पे अफ्रीकन जंगल में आप चले गए, ठीक है, और फिर आपको रास्ता पता नहीं है और ऐसा लगे कि अब तो पता नहीं चलता कहाँ जाना है, तो जैसे जैसे आप अननोन जगह पे बोट लेके जाते हो तो उस बोट में ऐसे वुडन बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो उस वुडन बॉक्स में ऊपर एक होल होता है, नीचे का जो है वो पोरस सरफेस होती है। अब यहाँ पे लिखना है 2 कंपाउंड, ये वाला CaC2, इसके अंदर CaC2 यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो Ca सिर्फ लिखा है, आप ज़रा लिख लीजिएगा CaC2 ये, और दूसरा जो है Ca3P2, ये 2 पाउडर इसके अंदर भरे हुए होते हैं। ठीक से समझिएगा, मेरी बात पहले सुनिए, यहाँ पे यूज खत्म हो जाता है, इट इज यूज्ड इन द होल्मेज सिग्नल। लेकिन मुझे ये समझाना है आप लोगों को, आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज होल्मेज सिग्नल। दैट इज यूज्ड इन अ वाटर बोट, ओके। इट इज अ वुडन बॉक्स, upper side hole is there, down side is porous, and in that wooden box 2 chemicals are filled. First chemical is the calcium carbide CaC2, second chemical is calcium phosphide, okay. When if you are in an emergency, okay, if you are in a problem in that boat, at that time you have to throw this wooden box in water, and water slowly from water enter through this wooden box enter inside, and when these 2 compound, calcium carbide and calcium phosphide, this calcium carbide and calcium phosphide hydrolyze with water, ये भी आप बैलेंस कर सकते हो, तो हमें इथाइन C2H2, ये गैस आपको पता है, गैस वेल्डिंग में इसका यूज़ होता है, ऑक्सी एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन गैस है और ये फॉस्फिन गैस है, और ये फॉस्फिन इम्प्योर है। And I already told you that when phosphine is impure, then it explode in air, it burn in air, and with acetylene means ethane, it burn very well. And see, calcium carbide when comes in a contact with water, calcium gives calcium hydroxide, number of carbon CaC2 gives acetylene C2H2, and according to the used hydrogen 2H and 2H here 4H, so I require here 2H2O. Balance it by trial and error method. Similar way, this reaction, this formula you should know, Ca3P2, number of phosphorus gives phosphine,
number of calcium gives calcium hydroxide, so we require by the calculation of hydrogen and oxygen 6 water molecule. मेरा कहने का मतलब है कि इन होलमेज सिग्नल, ये दोनों गैसेस जो है, अब देखिए ये वुडन बॉक्स, ये यहाँ से बाहर निकलती है, दोनों गैस यहाँ से बाहर निकलती है। अब जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बर्न होने लगती है और बहुत ही ऊपर तक धुआं उड़ता है। तो अगर आसपास में कोई है, उसको ऐसा पता चले कि ये धुआं कहाँ से उड़ रहा है, तो इसका ये सिग्नल है कि कोई बोट में मतलब कि कोई फंसा हुआ है, कहीं कुछ लोग प्रॉब्लम में है। तो अगर कोई आसपास में है तो आपकी हेल्प के लिए आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जब आप अननोन प्लेस में बोट लेके जाते हो। तो ये मैंने समझाया है, पूरा आप पढ़ लीजिएगा। कंटेनर में ये 2 केमिकल है, उसमें से ये 2 गैस प्रोड्यूस होती है और वो बर्न होती है। तो आसपास के लोगों को पता चल रहा है कि ये मदद मांग रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ। अब ये भी बढ़िया है स्मोक स्क्रीन, ये बॉर्डर पे वर्ल्ड वॉर जब होती है तब ये यूज़ होता है, ठीक है, या तो कोई बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो जाता है तब भी यूज़ होता है। जैसे कि मानो कि हमारा आर्मी सोल्जर जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है, दुश्मन देश की आर्मी बढ़ जाती है, अगर उसको वहीं से भागना है तो वो क्या करेगा, ये फॉस्फीन को एक्सप्लोड करेगा। अब जब ये फॉस्फीन एक्सप्लोड होगा तो इतनी स्मोक हो जाएगी कि 1-2 फीट के डिस्टेंस से भी आदमी एक दूसरे को देख नहीं सकता है। ये 5-10 मिनट ये स्मोक स्क्रीन रहेगी तो भाग सकते हैं लोग, ठीक है। तो स्मोक स्क्रीन सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज़ होता है बॉर्डर के ऊपर, कम्युनल रायोट के टाइम पे, ठीक है। इतना स्मोक होता है कि हम एक दूसरे को देख नहीं पाते तो भागने में सफल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके आपको एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का 7.6 सोल्व करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7.7 एंड 7.8 दोनों सोल्व करने हैं। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कशन किया वो है राइट अ नोट ऑन एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फरस, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और दूसरा है गिव प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फॉस्फिन, ये भी बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगली बार हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गिव प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हैलाइड्स ऑफ phosphorus. Okay, thank you friends, thank you very much.